जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, सीटेट के लिए मैथ्स एंड ईवीएस की प्रैक्टिस हम लोग लगातार कर रहे हैं। ईवीएस में हम लोग एनसीईआरटी क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी कंप्लीट कर चुके हैं। 6 प्रैक्टिस सेट भी हमारे हो चुके हैं। मैथ में भी हमारे 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज हमारा 7th प्रैक्टिस सेट रहेगा। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के, तो आप लोग नोट्स लेने के लिए 9808347 403 9808347 403 इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। कॉल प्लीज मत कीजिएगा, सिर्फ आपको मैसेज करना है, कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको 150 मार्क्स के 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसके अलावा आपको सीडीपी की लगभग 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। अलग से प्रैक्टिस के लिए मैथ्स के 20 प्रैक्टिस सेट दूंगा। 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के लिए भी अलग से मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की थर्ड फोर्थ फिफ्थ की समरी भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस नंबर पर मैसेज करके सभी नोट्स आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम लोग शुरू कर लेते हैं। और प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा हमारा, यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये पीवाईक्यूज रहेंगे। ये वो क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है जो क्वेश्चंस आपके सीटेट में आए हुए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे फिर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? ऑप्शंस अवेलेबल है, आप चाहो तो ऑप्शन से कर सकते थे, वरना आप लोग नंबर से करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, अब मान लीजिए संख्या पूछी है, तो हमने मान लीजिए संख्या 8 है, ठीक है ना? 8 है, ठीक है। कोई संख्या, सॉरी एक्स है, हमने कोई नंबर एक्स मान लिया। अब इसमें क्या जोड़ने के लिए हमसे बोला 8, तो 8 मैंने जोड़ लिया। अब 8 जोड़ने के बाद ये नंबर डबल हो जाता, दोगुना हो जाता, ट्वाइस हो जाता है। तो एक्स का डबल क्या होगा? 2x। एक्स का डबल क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे एक्स को, यहाँ 8 बचा, ये 2x, एक्स को ट्रांसपोज किया तो माइनस का x हो गया, तो ये हो गया 8 इक्वल एक्स। यानी कि वो नंबर हमारा 8 है, 8 में अगर मैं 8 ही ऐड करूंगा तो 16 हो जाएगा, यानी डबल हो गया। तो नंबर हमारा आ गया 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा बन गया। क्वेश्चन 2, ए इज ऑलवेज ए रेगुलर पॉलीगन। इनमें से एक रेगुलर पॉलीगन कौन है? सदैव सम बहुभुज कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले गिवन है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। साइड के बेसिस पे मैंने आपको बता रखा है, ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। पहला स्केलेन ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो साइड एक जैसी होंगी, तीसरी साइड अलग होगी। तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। तो अगर यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो ये आपका रेगुलर पॉलीगन हो जाता, बट यहाँ पर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें दो साइड इक्वल होंगी, एक साइड अलग होगी, इसलिए रेगुलर पॉलीगन हमारा ये नहीं होगा। सर्कल रेगुलर पॉलीगन के अंदर नहीं आएगा। पेंटागन, देखिए पेंटागन गिवन है, अगर यहाँ पर रेगुलर पेंटागन होता तो आंसर मैं इसको कर सकता था, बट यहाँ पर पेंटागन है, और पेंटागन की मैं बात करूं तो पेंटागन रेगुलर भी होता है, इरेगुलर भी होता है। इरेगुलर जिसमें दो तीन साइड एक टाइप की होंगी और कुछ साइड एक जैसी नहीं होंगी, अलग होंगी। और रेगुलर होता है जिसकी सभी साइड एक ही माप की होती हैं। तो अगर रेगुलर पेंटागन होता तो हम इसको आंसर कर सकते थे, अदरवाइज हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहां पर गिवन है एक स्क्वायर, तो स्क्वायर आप बनाते, मैंने आपसे बोला 5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाइए, या 8 का बनाइए, 10 का बनाइए, तो आप लोग क्या करोगे? उसकी सभी साइड को इक्वल रखोगे, वही हमारा स्क्वायर होगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि स्क्वायर जो होता है ये आपका एक रेगुलर पेंटागन होता है, इरेगुलर ये बनना पॉसिबल है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ब्रज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम? यानी कि उसके पास टोटल 100 मीटर का तार है, उससे वो जमीन का टुकड़ा घेरना चाहता है, तो उसको कितनी माप का टुकड़ा लेना चाहिए इनमें से, जिससे उसके पास एरिया ज्यादा से ज्यादा हो?
तो अगर 100 मीटर हमारे पास वायर है तो जो जमीन वो घेर पाएगा उसका पेरीमीटर जो होगा वो 100 मीटर के इक्वल होगा। तो पहले आप देख लेंगे कि इनमें से 100 मीटर जो नहीं हो उस ऑप्शन को हम लोग निकाल देंगे, ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ आइए, तो पेरीमीटर कैसे निकलता है रेक्टेंगल का, आप जानते हैं पेरीमीटर कैसे निकलता है, परिमाप कैसे निकलता है, 2 × L+B यानी कि लंबाई और चौड़ाई को हम लोग ऐड करेंगे, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा पेरीमीटर यानी परिमाप निकल आएगा। तो चारों में यही कर देते हैं डायरेक्ट। 35 और 15 को ऐड किया 50 आएंगे, 35 15 50, 50 में 2 से गुणा किया 100, ये तो 100 आ रहा है भाई, यानी कि ये हो सकता है। दूसरा 25 और 25 50, 50 दूनी 100 हो गया, 30 20 50 दूनी 100 हो गया, 45 और 5 50 दूनी 100 हो गया। यहाँ भाई पेरीमीटर तो चारों का 50 100 ही आ रहा है, तो हम एक भी ऑप्शन यहाँ पर हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाए। अब हमें यह देखना होगा इन चार ऑप्शंस में से एरिया किसका ज्यादा है, जिसका एरिया ज्यादा होगा वही हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होता है, एरिया कैसे निकलता है, किसका, रेक्टेंगल का एरिया निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई से, लंबाई गुणा चौड़ाई से निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलता है। तो पहले एरिया निकालेंगे, पहले का एरिया जो निकलेगा ये निकलेगा 15 × 35, 15 × 35 निकलेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 15 5 या 75 आ जाएगा, और 15 3 जा 45 एंड 7 52, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, पहले वाले का आ गया 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। दूसरा, दूसरे का एरिया निकलेगा किससे, स्क्वायर है साइड इंटू साइड, तो आप जानते हैं 5 5 या 25, 3 2 या 6 आ जाएगा दूसरे वाले का, सी वाले का। बी का निकलेगा 3 2 या 6 600, डी का निकलेगा 5 5 या 25, 2 आ गया 5 4 या 20 20 222। तो सबका सबसे ज्यादा एरिया किसका है, सबसे ज्यादा एरिया जो है ये स्क्वायर शेप का है, सबसे ज्यादा एरिया जो है स्क्वायर शेप का है 20/25, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो दूसरे नंबर पर दे रखा है ये आपका करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। उसे 25/25 सेंटीमीटर, मीटर के, सॉरी मीटर में था, सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है ना, मीटर में है सभी ये। तो 25/25 का उसको प्लॉट या जमीन जो है वो टुकड़ा लेना चाहिए, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन 4, 7 होल 1/2 kg नमक से किए जा सकते हैं 1/2 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। टोटल नमक है आपके पास 7 होल 1/2 kg, इससे 1/12 kg के कितने पैकेट बनाए जाएंगे, इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसके लिए इसमें डिवाइड करना होगा। तो ये हो जाएगा 2 7 या 14 1 15/2, ये डिवाइड है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया, अब इसको कर दिया रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो 12 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे लगाने की हमें जरूरत नहीं है। अब क्या कर सकते हैं हम, 12 से 2 से 12 को 6 टाइम काट सकते हैं, एंड 15 × 6 हमारे पास बचेंगे, तो 15 × 6 हमारे पास बचेंगे, तो ये आ जाएगा 90, यानी 90 पैकेट बनाए जा सकते हैं, 90 पैकेट्स हम लोग बना सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी टंकी में, किसी टंकी में एक पाइप के उपयोग से पानी इस प्रकार भरा जाता है कि प्रत्येक 1 मिनट में पानी का स्तर 2 सेंटीमीटर ऊंचा उठ जाता है। 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर, 1 मिनट में पानी कितना ऊपर उठता है, 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। कीर्ति ने इस ऊंचाई को 9:45 पर मापना प्रारंभ किया, 9:47 पर पानी की ऊंचाई 23 सेंटीमीटर थी, 9:23 पर पानी जो था, सॉरी 9:47 पर पानी जो था ये आपका 23 सेंटीमीटर था। पानी के स्तर की ऊंचाई 9:40 पर क्या थी, तो एक चीज मैंने क्या बताई, 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है, 9:47 पर 23 सेंटीमीटर था, तो 9:40 पर क्या था, तो 9:40 पर कितना रहा होगा। तो एक चीज देखिए आप लोग, दोनों के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस है, 7 मिनट का डिफरेंस है। 1 मिनट में पानी का स्तर ऊपर उठता है 2 सेंटीमीटर, 7 मिनट में कितना ऊपर उठेगा पानी का स्तर, 14 सेंटीमीटर। अभी 23 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर घटा देंगे कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर, यानी 9:40 पे क्या रहा होगा, 9 सेंटीमीटर रहा होगा। ये डराने के लिए दिया था, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, इसमें क्वेश्चन इसका कोई रोल नहीं रहा इस लाइन का। 1 सेंटीमीटर उठता है 2 मिनट, सॉरी 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर उठता है, तो 7 मिनट में 14 सेंटीमीटर ऊपर उठा होगा। 9:47 पर 23 सेंटीमीटर है, तो 9:40 पर क्या रहा होगा, हमने 14 घटा दिए 9 आ गया,
9 सेंटीमीटर रहा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हमारा बन गया। क्वेश्चन 6 पर आ जाओ। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 40 रुपए का भाड़ा दिखाता है। टैक्सी का मीटर अगर आप 2 किलोमीटर चलते हैं तो 40 रुपए का भाड़ा दिखाता है, और उसके बाद प्रति किमी की यात्रा के लिए 15 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा में 190 रुपए किराया दिया। उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है? क्वेश्चन समझिए। मोहन घर से ऑफिस जाता है, तो टैक्सी का किराया जो है वो पहले 2 किलोमीटर के लिए 40 रुपए फिक्स है, इसके बाद पर किलोमीटर 15 रुपए दिखाता है। मोहन ने 190 रुपए उसको पे किए, तो घर से ऑफिस की दूरी क्या थी? देखिए 2 किलोमीटर के लिए फिक्स कितना है भाई? 2 किलोमीटर के लिए फिक्स है 40 रुपए। तो पहले 2 किलोमीटर के लिए उसने 40 रुपए दिए होंगे। 190 में 40 घटा दो, अब 150 बचे आपके पास, 150 रुपए बचे। ये चल लिया 2 किलोमीटर 40 रुपए दे के चलाओ, ठीक है। तो ये जो 40 रुपए दिए उसने 2 किलोमीटर के लिए दिए, तो 150 रुपए बचे। अब 15 किलोमीटर रुपए भाड़ा था, 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर बराबर कितने हैं भाई? 15 रुपए, ठीक है। तो 150 रुपए में कितना चला होगा? 150 रुपए में कितना चला होगा? 150/15 इक्वल 10 किलोमीटर चला होगा। कितना? 10 किलोमीटर और चला होगा वो 150 रुपए में। तो 10 किलोमीटर ये हो गए, 2 किलोमीटर पहला हो गया, तो कितना हो गया? 2 and 10 12 किलोमीटर आ गया। टोटल कितना आ गया? 12 किलोमीटर आ गया। 12 किलोमीटर दूरी है घर से ऑफिस की। ऑप्शन ए 12 किलोमीटर घर से ऑफिस की दूरी रहेगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन 7 देखिए। फलों का वजन करते समय एक तराजू में के पल्ले में 2 होल 1/2 kg, ठीक है, 2 होल 1/2 kg यानी कि 2.5 kg बट्टे रखे। दूसरे पल्ले में क्या था? 200 ग्राम तथा 100 ग्राम के बट्टे तथा फल रखे। फलों का वजन कितना है? एक चीज समझिए, मान लीजिए दो तराजू हैं। मान लीजिए इस साइड 2 होल 1/2 kg है, ठीक है ना, यानी 2500 ग्राम कह सकते हैं ग्राम में। इस साइड क्या है? 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम का वेट है, ठीक है, प्लस फल है आपके। तो फलों इस ये 2500 ग्राम है, 2.5 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 2500 ग्राम। ग्राम में बता देता हूं मैं आंसर, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 2.5 किलोग्राम में 250 ग्राम हो गया, सॉरी 2.5 किलो में 2500 ग्राम हो गया, 2500 ग्राम। तो इन दोनों का वेट कितना हो गया? 300 ग्राम फ्रूट्स जो बांट है उनका वेट कितना हो गया? बट्टे जो है 300 ग्राम हो गया। तो 2500 से 300 ग्राम जब मैं घटाऊंगा तो 2200 ग्राम आ जाएगा। तो फलों का वेट यही आपसे पूछा है, यानी कि 2200 ग्राम हो जाएगा। ट्रिकी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था आपका, है ना। इजी क्वेश्चन था, डरने वाली बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट में आजकल बहुत पूछा जा रहा है। सीटेट में ये क्वेश्चन आप लोगों से एक क्वेश्चन आता ही आता है ऐसा आपसे, कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए। तो जब कभी भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि बड़े नंबर पूछे जाए, कितने भी डिजिट का नंबर पूछे, 2 डिजिट का नंबर 99 होगा सबसे बड़ा, 3 डिजिट का सबसे बड़ा 999 हो जाएगा, 4 डिजिट का 4 टाइम 9, 5 डिजिट का 5 टाइम 9, 6 डिजिट का 6 टाइम 9। अगर 2 डिजिट का सबसे छोटा पूछेगा तो 10 होगा, 3 डिजिट का छोटा 100, 4 डिजिट का 1000, 5 डिजिट का 10,000, ऐसे हो जाएगा। तो आपसे पूछा है यहाँ पर 5 अंकों की सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 5 अंकों की भाई एक पर 4 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4, 10,000। 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी 999, 900, इनका डिफरेंस पूछा है। 0 से 9 जाएगा नहीं, बोल लिया, 10 से 9 गया 1, 9 से 0 गया 1, 9 से 0 गया 1, यहाँ रह गया 9, ये आ गया 9001। 9001 इट मीन्स ऑप्शन सी जो दूसरे नंबर पर गिवन है, ध्यान से करना, ऑप्शन सी जो है दूसरे नंबर पर दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। 27,777 प्राप्त करने के लिए 777, 7,707, 7,007 के योगफल में क्या जोड़ना होगा? यानी हमें लाना है क्या? 27,777, और इन 3 नंबर से हमें क्या जोड़ना होगा? तो भाई पहले इन तीनों को प्लस करते हैं, ठीक है। 7077 प्लस 7707 प्लस
7007। अब मैं कह रहा हूँ इसमें हमें एक्स जोड़ना होगा, इसमें हमें क्या जोड़ना होगा भाई, इसमें एक्स जोड़ना होगा, तब नंबर मिलेगा हमें 27,777, ये नंबर तब मिलेगा हमें। तो पहले क्या करते हैं, इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, इन तीनों को प्लस करते हैं तो 77721 आ गया, 2 आया, 2 यहाँ आया, 2 ये भी 0, 2 279। तीसरे नंबर पर आते हैं 0 7 0, तो 7 आया। फोर्थ नंबर पर आते हैं 77721, 21 प्लस एक्स इक्वल आपका 27,777, ये आ गया। अब यहाँ एक्स रखेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करते टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। तो ये आ गया 27,777 माइनस 21,791, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब एक्स 7 से 1 को किया 6, 7 से 9 जाएगा नहीं, तो 17 से 9 को किया 8, यहाँ रह गया 6, 16 से 7 को किया 9, यहाँ रह गया 6 से 1 को किया 5 और 2 से 2 गया 0, यानी 5986, 5986 यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो तीसरे नंबर पर दे रखा है, कंफ्यूज मत होना, ये सी ऑप्शन है, सी नहीं ये बी ही ऑप्शन है। ऐसे ऑप्शन सी टेट में आजकल आने लगे हैं। सी टेट ऐसे ऑप्शन आजकल देने लगा है। क्वेश्चन नंबर 10 पेडागोजी से पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल में इबारत यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए सही है। स्कूल में वर्ड प्रॉब्लम जो दी जाती हैं उसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा इनमें से। फर्स्ट ऑप्शन, इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीकों को लागू किया जा सके। ऑप्शन बी, इबारती सवाल गणित के निर्देशन के लिए उदाहरण नहीं होते, बिल्कुल होते हैं निर्देशन, भाई निर्देशन तो डायरेक्शन तो उसमें दी जाती है, ये कट गया। इबारती सवाल केवल माध्यमिक कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ वो माध्यमिक स्कूल या सेकेंडरी क्लासेस जो होती हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया आपका। सी ऑप्शन, इबारती सवाल गणित में कार्य विधिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बेस्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स रेफर टू एक्सरसाइज वेयर द चाइल्ड formalize the situation into a form where a specific mathematic technique can be applied। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थितियों को एक जैसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीकों को लागू किया जा सके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर हमारा बन जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर, और क्वेश्चन नंबर 11 पर चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और ये क्लास ये सेशन आपको कैसा लग रहा है एक कमेंट में भी आप बता सकते हैं। और सीटेट के आप लोग नोट्स लेना चाहें तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट की कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। सीटेट के नोट्स के अलावा आपको इसी में क्या मिलेगा, 150 नंबर के पूरे 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के रहेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के रहेंगे, 500 क्वेश्चन सीडीपी के रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। इतना सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ये सब कुछ मिलेगा आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। कॉल प्लीज कोई भी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या पूछा है, अवरोही समझ में ना आए तो डिसेंडिंग समझ लीजिएगा। डी फॉर डिक्रीज और डी फॉर डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब डिक्रीज होते हुए यानी कि घटते हुए, तो घटते हुए जब चलेंगे तो पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर छोटा आएगा, फिर छोटा आएगा, फिर छोटा आएगा। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ए से असेंडिंग और ए से ऐड करना है, यानी कि जोड़ते हुए चलना है, तो यानी कि पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा फिर बड़ा आएगा। तो हमें डिसेंडिंग लगाना है, यानी पहले बड़ा देखना है फिर छोटा देखना है फिर छोटा देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 10 है, फिर 1.5 है, यहाँ पर 1055 है। अगर मैं इसको 1.050 लिखूं और यहाँ 1.055 लिखूं तो इन दोनों नंबर में ये नंबर बड़ा है, ये नंबर हमारा बड़ा है, ये छोटा है। जबकि क्या होना चाहिए था, डिसेंड डिक्रीज होना चाहिए, ये नंबर बड़ा होना चाहिए था, ये छोटा होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन हमारा कट गया, इसलिए ये ऑप्शन हमारा कट गया। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर का देखिए सीधा सीधा आप काट सकते हो, यहाँ पर 1.05 है, यहाँ पर 1.50 है, यानी इससे ये नंबर बड़ा है, जबकि कैसे लिखने हैं, मैं डिक्रीज करते हुए लिखने हैं, ये भी हमारा कट गया। ऑप्शन सी देखते हैं, 10.5 यानी 0 लगाते हैं, 10.50 छोटा कर लेता हूँ इसको, है ना,
ये 10.50 लगाया तो 10.50 बड़ा है, इससे छोटा 1.50 यानी कि ये हो गया 500, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1.500, ये है 1.55 छोटा ही है, ये 1.50 छोटा ही है। अब 50 से देखिए यहाँ आके गड़बड़ करेगा ये ऑप्शन, यहाँ आके इस ऑप्शन ने गड़बड़ कर दी, यहाँ 1.050 है, यहाँ 1.055 है, यहाँ पर ये छोटा होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। एक ऑप्शन बचा, यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्या हो तो आप प्रूव कर सकते हैं। 10.5, ये 10.5 है, जब ये हमारा 10.5 है तो यहां आप देखोगे, यहां आपने देखा 1.5 है और ये 1.05 है, यानी इससे ये नंबर छोटा है। अब मैं यहां ये नंबर लगाऊंगा, यहां ये नंबर लगाऊंगा मैं 1.050, 1.055, 1.005, 1.55, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखें, नहीं हमने कहीं गड़बड़ की है, कहीं हमारे एक ऑप्शन में हमने कुछ गड़बड़ कर रखी है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, 500 हो गया, 0.55 हो गया, 0.50, 0.55, 0.105, ये ठीक है, यानी इसमें कुछ गड़बड़ है ऑप्शंस में। 1.05 इससे छोटा ये हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हमारा यहाँ पर हो ही नहीं सकता। 10.5, 1.50, 500 हो गया, ये मान लो ये 50 हो गया, 0.50, 0.55, 0.5, 0, ये दो नंबर यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं, ये दोनों नंबर यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को चलो मैं देख लूंगा, क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, इसको लास्ट में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रयामामी है, थ्री डायमेंशनल फिगर इनमें से कौन सा है। देखिए फिगर इसमें 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल आपके होते हैं। 2 डायमेंशनल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होती है, जिन्हें 2D शेप्स फिगर भी कहा जाता है। 3 डायमेंशनल क्या होता है, लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट होती है, जिन्हें 3D फिगर, त्रयामी 3 डायमेंशनल फिगर कहा जाता है। तो जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होगी, आपको वो ऑप्शन बताना है। क्यूब में 3 डायमेंशनल तीनों चीज होती है, क्यूबोर्ड में भी होती है। ट्राइंगल 2 साइडेड 2 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती, ठीक है। क्यूबोर्ड है लेकिन सर्कल नहीं है, यहाँ भी सर्कल नहीं था, कोन भी है। यहाँ सर्कल जो है ये 3 डायमेंशनल नहीं है। क्यूब है, क्यूबोर्ड है, सेमी सर्कल नहीं है, क्योन भी है, तो ये भी 3 डायमेंशनल नहीं है। क्यूब, क्यूबोर्ड, स्फेयर, सिलेंडर, ये चारों के चारों ऑप्शन ही आपके 3 डायमेंशनल फिगर हैं, इसलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन 13, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। ए होल नंबर इज एडेड टू 100 एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100, द सम ऑफ द टू रिजल्टिंग नंबर सो ऑब्टेन इज, यानी कि 100 में कोई भी होल नंबर आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी ऐड कर लीजिए जो आपकी इच्छा हो। मान लीजिए आपने 5 ऐड किया तो आपको नंबर मिला 105। दूसरी बार में वही नंबर हमें 100 से घटाना है, घटा दिया, नंबर मिला 95। दोनों का सम क्या आएगा भाई, दोनों को प्लस किया, सम आया 200, 200 सम आया, ऑप्शन बी राइट आंसर। 200 सम आया, ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर बन गया। क्वेश्चन 14 पर आते हैं। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का गुणनखंड नहीं है। 3630 का निम्नलिखित में से गुणनखंड कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो देखिए डिविजिबिलिटी समझिए आप लोग, 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, किसी भी नंबर के पीछे 0 या 5 होगा, वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 0 है तो इससे डिविजिबल ये है, ये तो इसका फैक्टर है। अब आ जाइए 3 की डिविजिबिलिटी पर। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सभी जो संख्याएं होती है उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे 3 + 6 + 3 + 0 इक्वल आपका आएगा 9, और 9 3 से डिविजिबल है, इट मीन ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब आते हैं 9 की डिविजिबिलिटी पर। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 9 की डिविजिबिलिटी कहती है कि सभी नंबर्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 से डिविजिबल है भाई, या काट दो, 6 और 3 9, अच्छा ये नहीं कटेगा, ये 12 आएगा, सॉरी ये 12 था उसमें, तो 12 3 से डिविजिबल था। यहाँ देखो ऐसे काट भी सकते हो, 3 और 6 9 कट गया, 3 बचा, यानी 30 बचा। 39 से डिविजिबल नहीं है तो यही आंसर बन जाएगा। 39 से डिविजिबल नहीं है तो यही आंसर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 12 आता। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, इवन नंबर और ऑड नंबर का सम या तो 0 होना चाहिए या डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। या तो क्या होना चाहिए, जो सब्ट्रैक्ट इवन और ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव क्या होना चाहिए, या तो 0 आ जाए सब्ट्रैक्ट करने के बाद, या 11
के डिविजिबल में आना चाहिए, 11 के टेबल में आना चाहिए, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल पूरा माना जाएगा, 11 से उसमें फुल टाइम डिवाइड चला जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एनसीएफ से पूछा गया क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 हो, आरटीएक 2009 हो या एनईपी 2020 हो, इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर सब्जेक्ट में 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, यानी कि टोटल 5 से 10 क्वेश्चन हो सकता है, मोर देन 10 क्वेश्चन भी हो जाते हैं कभी कभी, इन तीनों से मिला के आपके पांचों सब्जेक्ट में पूछ लिए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है, सबसे कम यूजफुल क्या है? फर्स्ट, संबंध स्थापित करना और निरूपण करना, ऑप्शन बी विजुअलाइजेशन, ऑप्शन बी जो है पैटर्न प्रतिमानों का उपयोग करना, और ऑप्शन ए फॉर्मूलों को याद करना, सूत्रों को याद करना। तो यही इसका राइट आंसर बनेगा। अब समझिए, मैं बार बार याद दिलाता हूं आपको, सूत्र याद करना, परिभाषा याद करना, कंठस्थ करना, याद करना, रटना, इस टाइप के सभी भी आपके नेगेटिव ऑप्शंस होते हैं। सभी कैसे होते हैं? नेगेटिव कीवर्ड है, इन कीवर्ड को रट लीजिए, ये सभी नेगेटिव कीवर्ड हैं, जहां आपको ये दिख जाए वही आंसर आपका हो जाएगा, वही आप लोग टिक कर दीजिएगा, वही आपका क्या बनेगा? राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है ना, नेगेटिव कीवर्ड है, अगर नेगेटिव पूछा जाए तो इन ऑप्शन को पकड़ के आप आंसर इजीली बता सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है, एक संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है, उसके पास एक 5 रुपए का नोट है। उसके पास क्या है भाई? एक नोट है 5 रुपए का, तो टोटल बनते हैं ये 5 रुपए। दो 1 रुपए के सिक्के हैं, तो 2 सिक्के हैं भाई 1 रुपए के, टोटल बनते हैं 2 रुपए। और 5 50 पैसे के सिक्के, 5 है, उसके बाद 50 पैसे सिक्के यानी 0.50, तो ये बनते हैं 2.50 रुपीज, टोटल हो जाएंगे 9.50। उसके पास 10 रुपीज है, उसके पास 10 रुपीज है भाई, मतलब 10 रुपए का साबुन है, 9 रुपीज 50 पैसे उसके पास हैं, तो उसको कितने पैसे और चाहिए? कितने पैसे और चाहिए उसके? वो उसको 50 पैसे और चाहिए, 50 पैसे चाहिए, यानी कि रुपीज 0.50। ऑप्शन नंबर सी जो दूसरे नंबर पर दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ दिस टू ऑड नंबर्स के विषम पदों का योगफल। विषम पद पूछे हैं, सम नहीं पूछे। पहला नंबर 5, दूसरा -5, तीसरा +5, विषम हो गया। इसको करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा? तो +5 -5 कट के 5 मिलेगा। ये 3 बार करके देख लिया, 5 बार करके दिखाता हूं आपको। प्लस -5 +5 -5, 1 2 3 4 +5, 5 बार ये किया तो देखिए प्लस माइनस कट गए, प्लस माइनस कट गए, फिर भी 5 आया। तो यानी कि अगर आप +-5 सीरीज को फॉलो करते हो और ऑल टाइम इसको सॉल्व करते हो, तो सम जो आएगा वो +5 आएगा, सम जो आएगा +5 आएगा, ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर इवन टाइम होता, इवन टाइम होता तो एक प्लस और ऐड करते, तो माइनस कर देते तो 0 आंसर आता। क्वेश्चन 18, 11 होल 1/4, 11 होल 1/4 मीटर लंबे तार को एक रोल 3/4 मीटर लंबे तार के टिकने कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? इजी सा क्वेश्चन। 11 4 जा 44 एंड 1 45/4 डिवाइडेड बाई ये 3/4 है, रेसिप्रोकल करेंगे इसका, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा, 4 से 4 जाएगा, 3 से 45, 15 टाइम 15 टुकड़े, 15 टुकड़े यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। 15 टुकड़े किए जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या योगफल क्या है? अभी करा के आया हूं, अभी करा के आया था। क्वेश्चन 20, प्रिया के दुकानदार पर 500 रुपए का नोट लेकर गई, उसने एक साबुन, एक टूथपेस्ट, एक सिर पर लगाने वाला तेल, एक शैम्पू और एक कंघी क्रमशः 36 रुपए, 85 रुपए, 110 रुपए, 160 रुपए और 13 रुपए का खरीदा। ठीक है, इतने खरीदे। दुकानदार ने उसको 500 रुपए का नोट दिया उसने, और दुकानदार ने उसको क्या किया? 95 रुपए वापस किए। उसने वापस किए, लेकिन उसने जांच में पाया कि क्या, इतने का उसने सामान खरीदा और 95 रुपए दुकानदार ने उसको दिए, तो टोटल इसके रुपए बनने चाहिए। ये हो जाएगा आपका जवाब। इसका सम करोगे 6 5 11 11 3 14 14 5 19, 19 कैरी 1 आएगा, 1 and 3 4 4 8 10 12 1 13 13 16 19 19 1 20 21 29 2 आया, 2 3 499, 499 रुपए होते हैं, यानी 1 रुपया उसने कम वापस किया। तो ऑप्शन डी, वापस की राशि 9 रुपए कम है। जी नहीं, 1 रुपये कम है।
वापस की राशि सही है, जी नहीं गलत है। दुकानदार ने 1 रुपया अधिक वापस किया, जी नहीं 1 रुपया कम वापस किया। दुकानदार ने 1 रुपया कम वापस किया, यही आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि उसने का इतने सामान खरीदा, ये सामान आया था, ये दुकानदार ने उसको वापस किए थे, सबको प्लस करेंगे 499 आ जाएगा। 500 रुपये दिए, तो 500 से 499 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 रुपया दुकानदार ने कम वापस किया, ठीक है। या कह सकते हैं इतने का उसका सामान आया, इतने का उसका सामान आता, ये बनता 403 रुपये बनते, और दुकानदार ने उसको, सॉरी 404 रुपये बनते, ये 404 होते, और दुकानदार को उसको कितने वापस करने चाहिए थे, 96 वापस करने चाहिए थे, उसने वापस किए 95। कितने वापस किए, 95 वापस किए। तो इसलिए यहाँ पर एक और उसको एक्स्ट्रा वापस करना चाहिए था, ऐसे भी निकाल सकते थे। क्वेश्चन 21 शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप सीटेट के नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। कंप्लीट सीटेट के नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इन नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर टीडीपी के 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, 150 नंबर के प्रैक्टिस सेट के लिए 20 प्रैक्टिस सेट, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के, ये सब कुछ आपको अलग से प्रोवाइड कराया जाएगा। एनसीईआरटी की समरी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 21, संख्या देश में 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? तो भाई 5 4 3 2 4 1 3, 4 के स्थानीय मान पूछे हैं भाई। 4 के स्थानीय का ना कल 4 इंटू 4 के बाद कितने अंक है, 2, तो एक पर 2 जीरो लगा, ये आ गया 400, ये आ गया 400। इसका निकालेंगे, यहाँ 4 मल्टीप्लाई, अगर आपको निकालना नहीं आता स्थानीय में कैसे निकालते हैं, देखिए 4 आ गया, इसके बाद 1 लगा लिया, कितने अंक है इसके बाद, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो लगा लिए, 1 2 3 4 5 जीरो लगा लिया हमने इस पर। इसका सम पूछा है, इसका आपसे सम पूछा है, क्या पूछा है, सम पूछा, सम करेंगे, 0 आया, 0 आया, 4 आया, 0 आया, 0 आया, 4 आया, ठीक है। तो ये आ गया 400 400 400 400 400 400, ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का, ऑप्शन नंबर बी हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलेंगे, आंसर मिल जाएगा। ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलेंगे, आंसर कैसे मिलेगा। मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, चारों संख्याओं में 4 4 अंक हैं। 2000 से छोटी हूं, तो ऑप्शन ए 2000 से बड़ा है, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए 2000 से बड़ा है, एलिमिनेट हो गया। ये क्वेश्चन करने का तरीका, एलिमिनेट करके करेंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन को आंसर निकाल पाएंगे। मेरा पहला अंक बाएं से तीसरे अंक का 1/4 है, पहला अंक तीसरे का 1/4 है, पहला तीसरे का 1/4 है, पहला तीसरे का 1/4 नहीं है, पहला तीसरे का 1/4 है, 2 नंबर एलिमिनेट हो गए। तथा अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है। अंतिम अंक पहला और दूसरा, यहाँ पहला और 8वां, अंतिम अंक 8 गुना है, अंतिम अंक 8 गुना किस में, इस नंबर में है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, आंसर ये आ गया। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्वेश्चंस पढ़ते चलिए, ऑप्शंस पर पहुंचते चलिए, एलिमिनेट करके करिए, इससे बेस्ट तरीका आपका इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके चलेंगे, आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, और आपके क्वेश्चन ज्यादातर सही क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ज्यादातर क्या 100% सही जाएंगे। निम्न गुणों की आकृति की पहचान कीजिए। इसकी 4 भुजाएं हैं, ठीक है भाई, 4 भुजाएं, यह एक बंद आकृति है, ठीक है भाई, समझ गए। इसकी सम्मुख भुजाएं यानी कि अपोजिट साइड्स बराबर और समांतर हैं, पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं। इसके सभी अंक 90 के हैं, ठीक है भाई। तो रोमबस, रोमबस में 90 डिग्री का एंगल सभी में नहीं बनता, आयत में बनता है, स्क्वायर में बनता है, लेकिन यह केवल केवल आ गया, इन दोनों में बनता है, इन दोनों में बनता है। और ये दोनों ऑप्शन सी में दे रखे हैं, रेक्टेंगल भी स्क्वायर भी, इसलिए ऑप्शन सी पर चले जाएंगे। आप रेक्टेंगल को उठा के देख लीजिए या आप स्क्वायर को देख लीजिए, क्या दोनों फिगर में 4 साइड होती हैं, चारों एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। अपोजिट एंगल जो होते हैं, अपोजिट साइड जो कहूंगा वो 90, ये कह सकते हैं इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, इनमें से किस ऑप्शन में दिखाया जा रहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, शिक्षिका ने श्याम पट पर अधूरे पहाड़े लिखे और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। ऑप्शन बी, कक्षा का सर्वोत्तम छात्र छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है या रही है
और बाकी के विद्यार्थी उसके पीछे दोहरा रहे हैं। तो ऑप्शन ए देखिए जरा, शिक्षिका ने श्याम पट पर अधूरे पहाड़े लिखे, बच्चा उनको पूरा कर रहा है। तो यहाँ बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। ऑप्शन बी पर आते हैं कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है क्लास का, जो अच्छा छात्र या इंटेलिजेंट विद्यार्थी या छात्र जो भी है, वो पहाड़े बोल रहा है जोर जोर से, और बच्चे उसको